नमस्कार साथियों। एक पिपली लाइव मूवी है और उस मूवी में महंगाई को डायन के समान बताया गया है और उसी से संबंधित एक गाना भी है जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन क्या मुद्रास्फीति हमेशा या महंगाई हमेशा ख़राब होती है? सवाल ये है कि क्या महंगाई हमेशा ख़राब होती है? आप लोग भी कमेंट करके बताएं। मेरा जवाब है महंगाई हमेशा ख़राब नहीं होती है। लेकिन कब खराब होती है? जब वह सीमित और नियंत्रित न हो। खराब कब नहीं होती है? जब वो सीमित और नियंत्रित हो। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला, महंगाई हमेशा खराब नहीं होती है बशर्ते वह सीमित और नियंत्रित हो। और महंगाई जिसे बोलचाल की भाषा में हम कह रहे हैं, इकॉनमी की भाषा में उसे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। सवाल ये है कि आखिर इसका मापन हम करते कैसे हैं? किस आधार पर हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है या महंगाई कम है? इसके लिए हम कुछ विधि का प्रयोग करते हैं और ये है मुद्रास्फीति की गणना। मुद्रास्फीति जो मैंने पहले कहा कि आम बोलचाल की भाषा में आप महंगाई कह लीजिए। एक विधि है कीमत सूचकांक विधि और दूसरा है जीडीपी डिफ्लेटर। जो कीमत सूचकांक विधि है, इसके लिए हम तीन बातें ध्यान रखते हैं। पहला, जिसको कहते हैं WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और तीसरा है PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। भारत में अभी इसका प्रयोग नहीं होता है, अभी इससे संबंधित समिति गठित की गई है, अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर आगे चल करके जो डिसीजन होगा उसके आधार पर उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। WPI है जिसे थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं या होलसेल प्राइस कह लीजिए। एक कंपनी से कोई सामान बना, किसी फर्म या कंपनी में कोई सामान बना और बनने के बाद वो मार्केट में अभी जाने वाला है, गया नहीं है। एक व्यक्ति आया और उस कंपनी से सामान खरीदा। तो थोक में जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो विक्रेता कहता है अगर आप अधिक मात्रा में वस्तुओं को लेंगे तो हम आपको थोक का भाव लगा देंगे। तो थोक का भाव लगाने का मतलब ये है कि जब वो थोक में वस्तुएं खरीदा है तो उसे सस्ती मिली हैं। अब फैक्ट्री से जैसे ही वो लेकर के गया, मान लेते हैं वो 100 रुपये का सामान खरीदा है, 100 रुपये का सामान खरीदा है और मार्केट में ले जाकर के 150 रुपये में बेच रहा है। इन दोनों के बीच में जो 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, इससे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं, समझ पाते हैं कि दरअसल कितना इसमें मार्जिन लिया गया है। जो विक्रेता है, खुदरा विक्रेता है, उसने कितना मार्जिन लिया है और इस आधार पर सरकार उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। लेकिन कैसे हम अनुमान लगाते हैं? तो इन दोनों के लिए एक बास्केट बना लिया गया और बास्केट में कुछ वस्तुओं को शामिल कर दिया गया। मैंने केवल अभी WPI के बारे में चर्चा किया है। बास्केट में कुछ वस्तुओं को शामिल कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि WPI की गणना करते समय जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ हैं उसमें केवल और केवल वस्तुएं होती हैं, सेवाएं नहीं होती हैं, सेवाओं की गणना नहीं होती है। उसका कारण भी है कि थोक में सेवाओं का मूल्य क्या होगा आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब बात कर लेते हैं CPI अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक उपभोक्ता जब सामान खरीदता है तो उसके औसत मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है इसका मापन किया जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसकी जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है उसमें वस्तु और सेवा दोनों ही शामिल है। मैं जो दे रहा हूँ ये सेवा है और ये एक वस्तु है, ठीक है। इसका प्रयोग नहीं किया जाता तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करने वाले हैं। दूसरा तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी डिफ्लेटर से हमें जानकारी मिलती है कि मुद्रास्फीति कितनी है, अर्थात महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी बढ़ी है। इसके लिए एक तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो जीडीपी की गणना करने के लिए प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्राइस 2 हो सकते हैं और जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया गया उनकी मात्रा हमने देख लिया। अब हमें ये समझना है कि जो प्राइस है ये प्राइस एक हो सकता है आधार वर्ष का। आधार वर्ष जैसे मेरे पिताजी ने कहा कि 2010 में एक NCERT की किताब 25 रुपये में मिल जाती थी। ठीक है, मिल जाती थी, कोई बात नहीं। लेकिन आज वही NCERT कितने की है? आज वो NCERT 125 रुपये की है।
इसका मतलब ये हुआ कि 2010 को अगर हमने आधार वर्ष मान लिया तो आज उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो अब हमने देखा, एक है आधार वर्ष का जो 2011-12 है, और दूसरा हमने प्राइस लिया है वर्तमान वर्ष का। वर्तमान वर्ष में उसका मूल्य कितना है, जैसा कि मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया। अब मान लिया कि हमने वस्तुओं का उत्पादन किया है, यानी कि मोबाइल का उत्पादन किया है, तो इस वर्ष में वर्तमान वर्ष जो चल रहा है, हमने 10 मोबाइल का उत्पादन किया और 10 ही चार्जर का उत्पादन किया। आधार वर्ष के हिसाब से देखा तो एक मोबाइल का जो मूल्य है वो 6,000 रुपये, यानी कि 6 × 10 कर लीजिए, 60,000 रुपये हमारा आ गया। चार्जर 400 का है तो आप 400 × 10 कर लीजिए, आपका 4,000 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 64K, यानी कि 64,000 रुपये। ये हमारी आधार वर्ष के हिसाब से जीडीपी निकल करके आ गई, यानी कि इतने मूल्य का हमने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। अब आते हैं वर्तमान वर्ष में। तो वर्तमान वर्ष में हमने देखा कि 10,000 का एक मोबाइल है, ठीक है, 10,000 का, और क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर भी आधार वर्ष के हिसाब से भी क्वांटिटी सेम माना है और वर्तमान वर्ष के हिसाब से भी क्वांटिटी हमने सेम माना है। उतनी ही मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, वस्तुओं और सेवाओं का। अब हमने देखा कि 10,000 के हिसाब से 10 मोबाइल का मूल्य कितना हुआ, सीधे सीधे 1,00,000 रुपये हो गया। वहीं 1,000 का चार्जर है और चूंकि 10 चार्जर का उत्पादन हुआ है तो 10,000 ये हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के 1,10,000 हमारा जीडीपी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जीडीपी के यानी कि 1,10,000 के मूल्य में जो मूल्य हमारा आया है या जो आंकड़ा हमारे पास है उसमें वृद्धि कब होगा? उसमें वृद्धि 2 कारणों से हो सकता है। या तो हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को बढ़ा दें, यानी कि हम 10 का उत्पादन कर रहे थे, अब हमने 15 या 20 का कर लिया। यहाँ पर हमने 10 का उत्पादन किया था, 15 या 20 का कर लें, तो इसके यहाँ पर जो 1,10,000 है वो आंकड़ा बढ़ जाएगा। या हो सकता है कि इसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, मूल्य में वृद्धि हो जाए, क्वांटिटी सेम रहे लेकिन इसके मूल्य में वृद्धि हो जाए। तो 2 कारणों से। अब तीसरा ये है कि दोनों ही कारणों से बढ़ सकता है, यानी कि हमने अधिक वस्तुओं का उत्पादन भी किया है और उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा जीडीपी, हम कहेंगे कि वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ें। लेकिन इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये 64,000 से 1,00,000 या जो कुछ भी मान लीजिए, वो डिजिट तभी हो सकती है जब यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ पर मात्रा ये मान लेते हैं कि 50 हमने 10 बनाया था, 50 बना लिया। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन केवल और केवल तभी होगा जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पर परिवर्तन मैंने कहा कि 2 कारणों से हो सकता है, या तो ये बढ़ जाए या फिर इनका मूल्य बढ़ जाए, तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आधार वर्ष के हिसाब से जो आधार वर्ष में 6,000 रुपये था, अब ये 10,000। मान लीजिए ये बढ़ जाए, तो ये बढ़े तो आप कहेंगे ये वाली स्थिति हमारी जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, मुद्रास्फीति बढ़ी है और आसान भाषा में महंगाई बढ़ी है। ये वाला आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा। ये वाला ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए हमारा मूल्य बढ़ा है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है उसी को हम कह रहे हैं, इसी गैप को हम देख करके और मेजर कर सकते हैं कि दरअसल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा सेम है, मात्रा उतना ही है और आधार वर्ष के हिसाब से हमारी जीडीपी इतनी आ रही है और वर्तमान वर्ष के हिसाब से यानी चालू वर्ष के हिसाब से हमारी जीडीपी इतनी आ रही है। तो हम कहेंगे ये करेंट प्राइस है और ये कांस्टेंट प्राइस है। इसको कहते हैं रियल जीडीपी, इसको कहते हैं मौद्रिक जीडीपी। तो दोनों के बीच के अंतर को हम देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरअसल हमारे देश में जो डायन है, महंगाई डायन, हालांकि डायन शब्द अपने आप में बहुत ही ख़राब है, फिर भी यहाँ बताने के लिए
उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो हम ये जान पाते हैं कि वास्तव में महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।